चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्रिस्टल संरचना और संकुलन दक्षता। ठीक है, अब क्रिस्टल संरचना हमको पता है, जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो उसमें अणुओं के माध्यम से पूरा क्रिस्टल बना होता है। ठीक है ना, उसमें क्यूबिक सेल लगी होती है और उन क्यूबिक सेल के अंदर अणु होते हैं और अणु उस सेल के जगह को घेरते हैं। कैसे, इसको एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी संरचना का, क्रिस्टल संरचना था, उसका थोड़ा सा अंश लिया हमने। ठीक है, एक अणु ये था, इसी पे जुड़ा हुआ ये दूसरा अणु था इसके साथ। ठीक है, इसी के साथ ये तीसरा अणु ऐसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसी के साथ एक चौथा अणु ऐसे जुड़ा हुआ था इसी के साथ में। ठीक है, और इसी के ऊपर, क्योंकि एक तो होगा नहीं तो बहुत सारे अणु होते हैं इसमें बैक टू बैक ऐसे करके, है ना। ये इस प्रकार से इसमें बहुत सारे अणु लगे हुए हैं। ये अणुओं के क्या है, केंद्रक है। हमने बताया था पूरा अणु तो प्रदर्शित नहीं करते हैं, जब क्रिस्टल हम लोग बनाते हैं तो अणुओं के केंद्रक को दिखाते हैं ना। तो इन केंद्रक को अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, इनको हम इनकी कुंवर के द्वारा मिला दें ऐसे करके, इनको सबको हम लोग मिला दें। ठीक है, इसका ये केंद्रक हो जाएगा, इसका मान लो यहाँ पे केंद्रक आ जाएगा। इन सबको हम लोग मिला के जो एक काल्पनिक क्यूब है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही इधर पीछे डॉट डॉट कर देते हैं, इधर कहीं रहा होगा इसका केंद्रक, है ना, ये ऐसे करते हैं। ठीक, तो ये क्या नजर आ रहा है, क्यूब जैसा नजर आ रहा है कि नहीं। तो ये क्यूब जो हमने काल्पनिक क्यूब माना, इसका कोई अपना आयतन होगा, इसके अंदर कौन आ रहे हैं, अणु आ रहे हैं, अणुओं के माध्यम से ये बना है ना। तो इस क्यूब का अधिकांश अंश किसके द्वारा घेर लिया गया है, इन अणुओं के द्वारा घेर लिया गया है ना। तो इसी बात को कि एक क्यूब के अंदर अणुओं ने कितना स्थान घेर लिया है, वो जो आयतन होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता। कि कोई कितना ज़्यादा ठोस होगा ये इसी बात पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो उपलब्ध स्थान है वो स्थान किसके द्वारा घेरा जाता है, परमाणुओं के द्वारा घेरा हुआ अंश है ना। उसी को, जो भी परमाणुओं द्वारा अंश घेर लिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहा करेंगे, संकुलन दक्षता कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं। मान लेते हैं कि कोई क्रिस्टल संरचना है जिसमें एकक सेल हमने उपस्थित की, ये हमने एकक सेल बनाई, इसके अंदर परमाणुओं द्वारा देखो जगह घेर ली गई। ठीक है, परमाणुओं द्वारा जो जगह घेरी गई है उसको हमने मान लिया है वी ऑक्यूपाई। वी मतलब आयतन, अकू में मतलब घेरा हुआ आयतन, है ना। और कुल आयतन कितना है, सेल जो हमने रखी है उसके पास अपना पूरा आयतन कितना है, वी सेल, इससे हमने प्रदर्शित कर दिया। तो संकुलन जो दक्षता होगी वो प्रतिशत में लिखी जाती है, ये हमेशा किसे बताते हैं, परसेंटेज में बताते हैं। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, वी ऑक्यूपाई, जितना अणुओं के द्वारा स्थान एकक सेल का घेर लिया गया है वो बटे एकक सेल का आयतन कितना है, परसेंट में करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, तो हमें ये संकुलन दक्षता प्राप्त हो जाएगी। ये इस प्रकार से फार्मूला बनता है। ठीक है, अब अच्छा ये पता चल गया कि एकक सेल के अंदर इतना हिस्सा घेर लिया गया है, तो इसमें कुछ खाली जगह भी तो होगी। जैसे ये देखो थोड़ी थोड़ी खाली जगह भी इसमें मौजूद होगी। अगर ये पूछ ले कि कितने परसेंट खाली होगा, तो हमको पता है कुल रिक्त स्थान 100% पूरा है। एकक सेल का जो पूरा आयतन है वो कितना है, 100% है। उनमें से जो संकुलन दक्षता है जो अणुओं द्वारा घेर लिया गया वो हटा दें, माइनस कर दें, तो बचा स्थान क्या होगा, खाली जगह होगा। तो खाली स्थान परसेंट में भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे, अगर क्यूबिक सेल सिंपल वाली आती है, कौन सी वाली आती है, सिंपल क्यूबिक सेल आती है, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है ना, SCC यदि आती है तो इसमें लगभग 52% अंश भरा हुआ होता है। एकक सेल का कितना हिस्सा, 52% हिस्सा लगभग भरा होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संकुलन दक्षता हो जाएगी। अगर इसी की जगह मान लो बॉडी सेंटर्ड आ जाए, कौन सा वाला आ जाए, बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम लोग BCC बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग ये 68% जगह कंज्यूम कर लेता है, 68% भरा होता है, मतलब इसकी तुलना में ये ज़्यादा घनत्व है ना। और अगर FCC है, कौन सा वाला, FCC, तो ये लगभग 72% जगह को घेर लेता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कठोर कौन होगा, ये। तो अगर हमें क्रिस्टल जितना ज़्यादा घनत्व वाला बनाना है, जितना ज़्यादा क्रिस्टल मजबूत बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो संकुलन क्षमता है उसका परसेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे कम संकुलन क्षमता किसके पास होती है, सिंपल क्यूबिक में, जैसा कि हमने उदाहरण में लिया है। ठीक है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा किसकी होती है, BCC, बॉडी सेंटर्ड वालों का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, FCC का होता है, फेस सेंटर्ड का। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं आपको अणुओं। अब यहाँ पे वी ऑक्यूपाई कैसे निकालेंगे, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी समस्या आती है तो देखो, जो मॉलिक्यूल है ये कैसे आकार के हैं, गोल आकार के हैं। कैसे हैं, गोल आकार है। ठीक है ना, तो जो कोई चीज़ जो गोल होती है, ठीक है, अगर उसका आपको आयतन निकालना है तो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है,
हाई स्कूल में पढ़ा था ना कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या चीज़ है? ये त्रिज्या है। ये वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। जब गोला कोई बना होगा, जो स्फीयर बना होगा, उसका अपना रेडियस होता है ना, तो उस पूरे एक रेडियस का आयतन हमें पता चल जाएगा। और हम सब में जानते हैं कि इसमें कितने अणु होते हैं, इसमें कितने अणु होते हैं, इसमें कितने अणु होते हैं। एक अणु का आयतन निकालना हमें पता है। अणुओं की संख्या हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं ना। तो गुणा कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये आयतन प्राप्त हो जाएगा। वी सेल निकालने के लिए भुजा की हमेशा दी जाती है कि इसकी जो भुजा है वो कितनी लंबाई की है, ये हमेशा आपको कोर दिया रहेगा। ठीक है, तो उससे कोर के फॉर्मूले से हम वी सेल निकाल लेंगे। अणुओं की त्रिज्या से वी ऑक्यूपाई निकाल लेंगे। इनसे क्या निकलेगा? इसका परसेंट निकल जाएगा, संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ओके, ठीक। चलिए अब हम लोग करेंगे क्रिस्टल संरचना से तत्वों की परमाणु त्रिज्या कैसे निर्धारित करें। क्योंकि अभी जो लास्ट हमने बताया था उसमें आ रहा था कि आपका जो परमाणु है वो गोलाकार होता है और उसके आयतन की जरूरत पड़ती है। अब गोलाकार अणु किसके अंदर है? क्यूब के अंदर। तो इसका मतलब हमें दिया क्या जाएगा? उसकी लंबाई। क्यूब जो होगी उसकी लंबाई दी जाएगी, जो एकक घन कोष्ठिका होगी उसकी क्या दी जाएगी? भुजा। अब उस भुजा से हमको संबंध किसमें बनाना है? त्रिज्या में। ठीक है, तो आपको ये त्रिज्याएं याद करना है। कैसे होती है अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर सरल घन है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो जो त्रिज्या का संबंध होता है वो a/2 होता है। त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे? जो भुजा दी जाएगी, कोर दी जाएगी, उसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। अगर ये बॉडी सेंटर्ड है, BCC है ना, तो इसमें जो अणु आने वाला है और माणु आने वाला है उसकी त्रिज्या का संबंध कितना होगा? √3/4 a हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर FCC है, HCC है या CCP है, ये तीनों नाम से जाना जाता है। जो फलक केंद्रित होते हैं उनको इन 3 नाम से जाना जाता है। फलक केंद्रित का मतलब आप समझ लीजिए, चाहे FCC लिख के दे दें, चाहे HCP लिख के दे दें, चाहे CCP, क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड होता है। ठीक है ना, तो इन सब के लिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? त्रिज्या √2/4 a हो जाएगा। कैसे होगा आप देखते हैं कि ये कहाँ से है। ठीक है ना, सबसे पहले हम सरल की बात करते हैं। अगर इसका चित्र बनाए, ठीक है, तो हम ऊपर की सतह से दिखाते हैं कि ये एक घन का था हिस्सा। ठीक है, उसमें जो अणु आ रहे थे वो ऐसे आएंगे। ठीक है, कैसे? इस प्रकार से। ठीक है, ये इतना हिस्सा अणु का है, हमने बताया था 1/8 पार्ट आता है, तो ये इसका केंद्र हो जाएगा। क्योंकि कोने पे क्या आता है? केंद्र आता है। कोने पे कौन आता है? केंद्र आता है ना। ये सब केंद्र हो गए। ये पूरी एक भुजा होती है, यहाँ से यहाँ क्या होती है? पूरी एक भुजा होती है। इसी को हम लोग कोर कहते हैं। ये चीज क्या है? कोर है। समझ रहे हो अमित? ये क्या चीज है? कोर है। ठीक है, ध्यान रहो। अब यहाँ से यहाँ पे जब जाएंगे तो ये पूरी कोर है। ये यहाँ से यहाँ तक के क्या होती है? त्रिज्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो ये जो कोर है ये 2 बार त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है? अगर हम कहें 1 किसके बराबर है तो 2r के बराबर है। यहाँ से अगर हम r निकालना चाहते हैं तो r बराबर 2 को बटे में कर देंगे तो a/2 हो जाएगा। तो समझते हैं बात की त्रिज्या का कोर के साथ संबंध कैसे निकल गया? ये यहाँ पे रिजल्ट रख दिया गया। आप चाहे करके निकालो या याद कर लो, सीधी सी बात है ना। क्लियर? इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब आपने देखा होगा कि जब भी हम क्यूब बनाते हैं इस प्रकार से कुछ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये इसका कोना होता है, ये इसका कोना होता है, ये ऐसे करके जोड़ लेते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे एक डायगोनल होता है। डायगोनल मतलब जानते हो ना, एक कोने से दूसरे कोने को जब मिलाते हैं तो उसको कहते हैं डायगोनल। एक अणु इस कोने पे आया, एक अणु इस कोने पे आया और एक अणु कहाँ होता है? बीचों बीच पेट में, केंद्रक में होता है। तो केंद्रक वाला अणु यहाँ बना देते हैं हम लोग, है ना। ये एक हमने केंद्रक वाला अणु बनाया। ठीक है, एक ये कोने वाला बनाया। अब ये तो ऐसे निकल जाएगा और एक ये हम लोग इधर बनाएंगे, ऐसे करके जाएगा, है ना। तो अब अगर R नापा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये R कहलाएगा। कितना होगा? ये 1 R हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर ये दूसरा R हो जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ तक जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? तीसरा R हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? चौथा R हो जाएगा। तो कुल मिला के इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में आपको कितने R का सामना करना पड़ा? 4R। 1R, 2R, 3R एंड 4R, है ना। अब एक चीज हमें पता है, हमें इस बिंदु से इस बिंदु के बीच देखना है। तो तुम सबसे पहले तो इसका वो निकालना पड़ेगा डायगोनल, है ना। और तब इस जगह से हम लोग यहाँ उठ जाएंगे। ये क्यूब है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती? बराबर होती है। ये A है, ये भी क्या है? A है, और ये भी क्या चीज है? A। हर तरफ से A होगी। तो इन दोनों का अगर हम ये वाला पार्ट निकाले जिसका नाम B है, कितना आ जाएगा?
अंडर रूट ए का इसका ए का स्क्वायर प्लस इस ए का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू भाई लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, स्क्वायर जब उधर भेज देंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट 2 लग जाएगा, ए स्क्वायर से ए हट जाएगा। तो ये नीचे वाली जो विकल्प आई वो कितनी है, अंडर रूट 2a आई। अब इसके साथ फिर इसका वर्ग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो अब ये डायरेक्ट हम निकाल दें, इसका नाम दे देते हैं c, है ना। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वर्ग मतलब अंडर रूट 2a का वर्ग प्लस इस वाले का वर्ग, है ना। तो जब इस अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर पहले था तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर्ण का स्क्वायर था। अगर हम कहें c बराबर क्या होगा तो अंडर रूट उधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 और ये बाहर आ जाएगा। तो c का मतलब क्या हुई कि ये वाली भुजा, है ना, संबंध मिल गया कि नहीं मिल गया, तो अंडर रूट 3a आ गया। अब ये जो c है ये हमको मालूम है किसके बराबर है, पूरी भुजा 4r के बराबर है, किसके बराबर है, c क्या चीज़ है 4r है, 4r के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, r निकालना है, तो r को हम रोक लेंगे, 4 उधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू a आ जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, अंडर रूट 3/4 इंटू a आ रहा है, ठीक है। तो करने का तरीका भी हमने बता दिया और आप याद रखिए, ज़्यादा कोशिश करिए कि याद रहे, लेकिन ये पैटर्न पता होना चाहिए कैसे निकाला गया है। इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फेस सेंटर्ड है, कैसा है, फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड का मतलब कि ये चित्र ही बना देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से या ये होमवर्क में भी आप कर सकते हो, अगर चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लेना। अंडर रूट 2/4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक अणु कहाँ पे आ रहा है, इसके फेस पे आ रहा है, ठीक है। कर लोगे कि लगाए हम, है, चलो हम ये बता देते हैं। देखो अब फेस जोड़ेंगे, ये रहा फेस, इसके ये रहा सतह पे, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे एक अणु आ जाएगा, थोड़ा अणु बड़ा बना देते हैं, ठीक है। एक अणु ये हो गया, ठीक है, एक अणु इधर जाएगा और एक अणु इधर जाएगा, ठीक। ये वाली भुजा ए होती है, ये वाली भुजा ए होती है, यहाँ से यहाँ आर होगी, यहाँ से अब ये मिड पॉइंट है क्योंकि पूरा गोला इसके उसमें आ रहा है, ये भी क्या होगा आर, ये भी आर और ये भी आर हो जाएगा। तो ये कर्ण हमको पता है, कर्ण कितनी हो गई 4r हो गई, कितनी हो गई 4r, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर को उधर भेज दो तो 4r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 2a हो जाएगा, है ना। हमें किससे मतलब है, केवल r से मतलब है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2/4 इंटू a हो जाएगा। समझ गए इस बात को, निकाल गया, है ना। तो कितना आंसर आ रहा है, r बराबर अंडर रूट 2/4 इंटू a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आप देखेंगे अगर सिंपल क्यूबिक है तो r का मान a/2 लेना पड़ेगा आयतन निकालने के लिए, ठीक है। जैसे पता चला फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड है तो r का मान अंडर रूट 3/4a लेना पड़ेगा। जैसे पता चला FCC SCP CCP है तो फिर r का मान अंडर रूट 2/4 इंटू a लेना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल लगाने में ये पूरा काम आता है, ठीक है। आ जाए देखिए, चलिए अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, क्रिस्टल संरचना से तत्व के घनत्व का हम लोग वो करेंगे, परिकलन करेंगे, ठीक है। जैसे पहले भी क्या देखा था कि क्रिस्टल पता था, एक सेल पता होती, जब क्रिस्टल पता होने का मतलब एक सेल की जब पूरी जानकारी होती है ना, तो उसकी मदद से हमने जो अणु थे, जो परमाणु थे, उनकी त्रिज्याओं का गणना सीखा, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अगला प्रॉपर्टी क्या है कि क्रिस्टल दिया जाएगा। अब क्रिस्टल दिया होगा तो हमें क्या क्या ज्ञात होता है, अगर कोई क्रिस्टल दिया है तो उसमें हमको एक सेल में परमाणुओं की संख्या z पता होती है कि किस प्रकार का क्रिस्टल था, सरल एकक था, है ना, बॉडी सेंटर था या फेस सेंटर था, तो उससे क्या पता चल जाता है, z पता चल जाता है। फिर कोर की लंबाई दी जाती है, अगर क्रिस्टल जाला का आपको पता है, इट मीन्स आपको क्या चीज़ पता है, एकक सेल की कोर की लंबाई भी पता है, ठीक है। और जिस भी परमाणु की बात कर रहे हैं उसका परमाणु भार या उसका मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात होता है। अगर इतनी बात हमें पता है तो हम उस ठोस का घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ये ठोस का घनत्व कितना होगा, ये बहुत आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब हम करते हैं, ठीक है। हमें क्रिस्टल पता था, उसमें उपस्थित जेड की संख्या पता थी, उसकी कोर की लंबाई पता थी और उसका मोलर द्रव्यमान, हमें 3 बातें पता थी, ठीक है ना। इन 3 बातों के पता होने के आधार पर हम लोग घनत्व का परिकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी क्रिस्टल का घनत्व निकालना है, क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व,
देखो जो घनत्व होता है इसको हम लोग कहीं कहीं पे डी से और कहीं कहीं पे रो से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको किससे लिखना है, डी से लिखना है। डी बराबर क्या होगा, ठीक है, जो एकक सेल है उसके अंदर जो अणु आए हैं, जो अणु आए हैं उनका द्रव्यमान, तो हम कह सकते हैं एकक सेल का द्रव्यमान, सीधी सी बात, क्योंकि वो द्रव्यमान एकक सेल का तो होता नहीं, अणुओं का होता है ना। तो एकक सेल का क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है, बटे एकक सेल का आयतन लेना है। क्या लेना है, एकक सेल का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है, कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। डी बराबर एकक सेल के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो अणुओं के कारण होता है, परमाणुओं या आयनों के कारण होता है, ठीक है। अब हमको पता होगा कि ये कौन सी एकक सेल है, उसमें परमाणु कितने होंगे। परमाणुओं की संख्या को हम लोग जेड से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें यहाँ पे कि एकक सेल का द्रव्यमान कितना होगा, तो एकक सेल में जो परमाणु है, परमाणु संख्या मतलब कह सकते हैं जेड, इनका गुणा कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं एक अणु के द्रव्यमान, एक अणु के द्रव्यमान से, ठीक है ना। तो इनका भार निकल आएगा, इनका द्रव्यमान निकल आएगा, बटे एकक सेल का आयतन, नीचे कोई परिवर्तन नहीं, एकक सेल का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ एक मोल है तो उसका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, और एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या पता होती है। तो हमको एक मोल अणुओं का द्रव्यमान और एक मोल में उपस्थित अणु पता है, तो एक मोल एक अणु का बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः एक अणु का, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल एम से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, स्मॉल एम से। क्या हो जाएगा, एक मोल में उपस्थित जो कुल अणुओं का द्रव्यमान होगा, मतलब मोलर द्रव्यमान, सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल एम से। अपॉन में एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या, जिसको हम लोग एवोगैद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगैद्रो, एवोगैद्रो संख्या। सचिन समझ रहे हो, यस सर। एक मोल में जो कण होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैद्रो संख्या कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से, 11 में बताया था ना, Na से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फार्मूला बन गया। अब टोटल द्रव्यमान को टोटल अणुओं से भाग दे देंगे तो एक अणु का द्रव्यमान पता चल जाएगा, जहाँ n का मान आप सभी को याद ही है ना। यहाँ जो Na है इसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 का, होता है कि नहीं होता है। अब ये मान चल के हम कहाँ रख दें, इस वाले में रख देते हैं। तो हमारा फार्मूला D बराबर क्या बन जाएगा, Z अणुओं की संख्या हो गई, है ना, और M उसका मोलर द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया। अपॉन में किससे भाग दे देना है, Na से भाग दे देना है, इनटू आयतन, किसका आयतन, एकक सेल का आयतन, जिसको हम बी सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, घनत्व परिकलित करने का फार्मूला हो गया। और करके लिख लो, अगर आयतन जैसे है तो ये ए के पदों में लिखना चाहते हैं, कोर के पदों में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, जेड मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम अपॉन में एवोगैद्रो संख्या Na, और इसको कहेंगे भुजा का क्यूब। क्या कहेंगे, भुजा का क्यूब कहेंगे, ठीक है ना। अगर मात्रक की बात करें, ये क्या चीज़ है, घनत्व है, क्या चीज़ है, घनत्व है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक ज़्यादातर तो आप यूज करेंगे वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे केमिस्ट्री में वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज करेंगे। वैसे क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ वो छोटी उसकी बात हो रही है, इसलिए जो हम सवाल लगाए करेंगे वहाँ जो आंसर आपका आएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ताकि आपका आंसर मैच भी होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है।